नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली में स्वाति मालीवाल के मामले में एक अपडेट सामने आया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के प्रकरण में पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। लगातार पुलिस टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अब विभव कुमार को मुंबई लेके पहुंची है। आपको बता दें कि पुलिस का आरोप है कि मुंबई में ही जो विभव कुमार है उसने फोन को जो डाटा जो है वो वहां से फॉर्मेट किया था। अब क्योंकि फिलहाल पुलिस को डाटा रिट्राइव करना है और इसी चीजों को देखते हुए जो विभव कुमार को पुलिस जो है मुंबई लेके निकली हुई है। आपको बता दें कि जब से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार द्वारा मारपीट का प्रकरण आया है, उसके बाद से ही लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि वो 5 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें उस विभव कुमार को भेजा गया है और इसी में पुलिस जो है वो लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ने का काम कर रही है। और इन 5 दिनों में पुलिस का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सबूतों को जुटाया जा सके और सबसे प्राथमिकता ये है कि जो मोबाइल का जो डाटा जो है उसको रिट्रीव करके सारे डाटा को रिकवर किया जा सके। फिलहाल अब देखना यह हुआ कि जब विभव को लेकर मुंबई पहुंचती है पुलिस टीम, तो पुलिस के हाथ में किस किस तरीके से और सबूत लग पाते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में चुनाव की जो हवा है अब वो पूर्वांचल की ओर चल पड़ी है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरणों का चुनाव अब संपन्न हो चुका है और उत्तर प्रदेश में इन 5 चरणों में अब तक 80 में से 53 सीटों पर मतदान हो चुका है। यानी कि पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड की जो सीटें हैं उन पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब जो चुनाव की हवा है वो पूर्वांचल की तरफ बहती हुई नजर आएगी। क्योंकि बचे हुए 2 चरणों में जो चुनाव होना है उसमें पूर्वांचल की अधिकतर सीटें हैं, जिसमें अब जो 6वां चरण होगा उसमें 14 सीटों पर और जो 7वां चरण होगा उसमें 13 सीटों पर मतदान होना है। यानी कि अब तक कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 53 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और बचे हुए 2 चरणों में बची हुई 27 सीटों पर अब मतदान होगा और ये जो सीटें हैं वो पूर्वांचल की हैं। तो यानी कह सकते हैं कि चुनावी हवा जो है वो अब पूर्वांचल की तरफ चल रही है और बचे हुए ये दोनों चरण पहले के बाकी अन्य चरणों की तरह ही काफी महत्वपूर्ण है और इसमें भी जो सीटें हैं वो काफी अहम है। चाहे वो आजमगढ़ की सीट की बात करी जाए या फिर अन्य जो सीटें हैं उनकी बात करी जाए, वो सभी कहीं ना कहीं काफी अहम है और कई सीटों पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें हैं कि इन चरणों पर भी मतदान जो है वो किस तरीके से और किसके पक्ष में होगा। इसके अलावा मतदान प्रतिशत को लेकर अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से 5 चरणों में मतदान प्रतिशत हुआ है, चुनाव आयोग को उम्मीद है कि उससे बेहतर इन बची हुए दोनों चरणों की सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रयागराज में पीएम मोदी की हुंकार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान को अब कुछ दिन ही बचे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जो रैलियां हैं उससे संदेश देने की कोशिश लगातार बढ़ती जा रही है। आज प्रयागराज के परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हैं। भाजपा की 2 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है, इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर संसदीय सीट, इन 2 सीटों पर चुनाव होना है। दोनों प्रत्याशी भाजपा के जो है उनके लिए आज वोट मांगने खुद मोदी आए। इसी मंच से उन्होंने उद्बोधन किया। कुंभ से जुड़े तमाम पिछली यादों को उन्होंने लोगों के सामने रखा, किस तरह से आयोजन हुआ था। इस बार भी जो उनकी सरकार की कार्य है उसको गिनाया, साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हालांकि बड़ी संख्या में जो भाजपा से जुड़े लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए। एक तरह से कहते हैं बहुत ज़बरदस्त गर्मी के बीच भी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें हौसला देखने को मिला। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार थोड़ा चुनाव दूसरी तरह की है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थी, इस बार उन दोनों प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। नए प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है, जहाँ केसी देवी पटेल की जगह प्रवीण पटेल इस बार चुनाव मैदान में है। वहीं रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद थी उनकी जगह पर केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपील की है उसका जनता पर क्या असर होगा ये 4 दिन के नतीजे तय करेंगे। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जिस तरह से मोदी का एक क्रेज़ है वो यहाँ भी देखने को मिला। उनके आने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है नतीजे उनके पक्ष में है। शोएब, इंडिया वॉइस, प्रयागराज।
सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डुमरियागंज लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और वहीं मतदाताओं से वोट की अपील की और वहीं विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया और कहा कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार बनाए, जिससे लोगों की जो बचे कुचे हैं जो विकास का कार्य है उसे पूरा किया जाए। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल के लिए उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल और भाजपा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी वहां मौजूद रहे और भी जो नेता दूसरे दल से आए हुए थे वो भी वहां मौके पर मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के योजनाओं के बारे में लोगों को गिनाते हुए कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार बनाए और फिर जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइस। आजमगढ़ के सराय मीर में अखिलेश यादव की जनसभा में जमकर बवाल हुआ। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने ही रैली में आई भीड़ ने जमकर उपद्रव और बवाल काटा। बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस दौरान मंच से नेता भीड़ को शांत करने की अपील करते रहे, लेकिन भीड़ उग्र होती चली गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर भी फेंके। हालांकि मामला शांत होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संबोधन हो सका। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चचेरे भाई यानी आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। चुनावी जनसभा जैसे ही शुरू हुई भीड़ बेकाबू हो गए और अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर पहुंचे भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंच के पास पहुंच गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। पुलिसकर्मियों ने जब भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। इस दौरान कुर्सियां तोड़ी गई और कहा यह भी जा रहा है कि पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई। नज़ारा देख मंच पर मौजूद सपा नेताओं ने भीड़ को शांत कराने की अपील किया। वहीं पुलिसकर्मियों ने लाठियां भी भांजी। मामला शांत होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संबोधन हो सका। बता दें कि इसके पहले कौशाम्बी और प्रयागराज में भी अखिलेश यादव से हाथ मिलाने को लेकर भीड़ मंच तक पहुंच गई थी। इस दौरान अखिलेश और राहुल गांधी को प्रयागराज में संबोधन कम करना पड़ा और कम बोले ही दोनों नेताओं को यहां से निकलना पड़ा था। लेकिन आज जिस तरह से सपा की रैली में सपा समर्थकों और भीड़ ने अखिलेश यादव के पास जाने की जिद कर ली थी और तोड़ डाली और उपद्रव किया, इससे कहीं न कहीं पार्टी की अनुशासनहीनता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से भीड़ ने आज उपद्रव किया और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार की गई। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी अनुशासनहीनता के मामले में नगण्य रहती है, चर्चा यह रहती है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अनुशासनहीनता नहीं जानते और आजमगढ़ की रैली में सपा कार्यकर्ताओं और भीड़ ने यह साबित कर दिया। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ चुकी है, जिसके चलते भीड़ अखिलेश यादव से हाथ मिलाना चाहती थी। फिलहाल आज के इस उपद्रव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस, लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड के दौरे पर हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं।
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए ही उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। और इसी का परिणाम है कि जब से वो बाहर आए हैं तब से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद झारखंड निकले हुए हैं और झारखंड में अब वो चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में लगे पड़े हैं। आपको बता दें कि जब से बाहर आए दिल्ली में एक के बाद एक उनका राजनीतिक चुनाव प्रचार अभियान देखने को मिला है और अब वो झारखंड की तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि उनका चुनावी प्रचार अभियान कितना कारगर साबित होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जौनपुर में 25 मई को 6वें चरण का मतदान होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। 25 मई को मतदान है और जो है सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो आज जौनपुर के मलनी विधानसभा क्षेत्र में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है जौनपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं श्याम सिंह यादव को जो है जिताने के लिए जनता से अपील किया। तो वहीं मछलीशहर लोकसभा के प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज को जो है जिताने के लिए भी जनता से जो है मायावती ने अपील किया है। हालांकि मायावती ने जो है संबोधन में कहा कि विपक्ष जो है घबरा गया है और हमारी जो है 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है लेकिन मायावती की सरकार जो है अच्छी रही है। हालांकि वहीं भाजपा और सपा पर भी मायावती ने भी तंज कसा है। वहीं विशाल जनसभा में जो है बसपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। वहीं लगभग आधा घंटे तक बसपा सुप्रीमो ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, भारी पुलिस बल मौके पर रही। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वाइज। लखनऊ में पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। 2 दिन पहले रिटायर हुए आईपीएस प्रेम प्रकाश ने आज भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी की शपथ लेते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर और साथ ही साथ जो मायावती की सरकार रही उनके ऊपर भी एक निशाना साधा। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तो उस समय जो मुख्तार अंसारी था और अतीक अहमद था उसके घर पर डीएम और एसपी यानी जिस जिले में तैनात किए जाने होते थे उससे पहले उनके घर पर उनके नाम की जो सूची होती थी वो जाती थी। उसके साथ ही साथ जो मायावती थी, मायावती कर ऊपर भी उन्होंने एक बड़ा निशाना साधा। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि जो प्रेम प्रकाश हैं वो दलित समाज से आते हैं और उनका जो दलित समाज में जो जनाधार है वो काफी बड़ा है क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव होने, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेम प्रकाश ने शपथ लिया तो ये एक बड़ा संदेश जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आगरा में जूता कारोबारी के यहां चल रही है छापेमारी। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। आगरा में जूता कारोबारियों के यहां इंटेलिजेंस विंग यानी इनकम टैक्स विभाग की अन्वेषण टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। 4 दिन से लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है। कल सोमवार को यानी 56 करोड़ रुपया कैश चेस्ट में जमा किया गया है। करेंसी चेस्ट में 56 करोड़ की 11,200 बंडल थे, उनको 500 की गड्डी थी, उनको जमा किया गया है। और छापामार कार्रवाई में तमाम जमीनों के दस्तावेज, गोल्ड के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस काली धनराशि के पीछे जो है एक बड़ा खेल पर्ची का भी चल रहा है। जो पर्ची का पेमेंट जो है शनिवार को होता है। 40 करोड़ रुपए की पर्ची भी इन तीनों जूता कारोबारियों के यहाँ से इनकम टैक्स विभाग ने प्राप्त की हैं और इसको देखते हुए तमाम जूता कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इनकम टैक्स विभाग आगरा के नामचीन जूता कारोबारियों के यहाँ लगातार मंगलवार को भी कार्रवाई करने के मूड में है। मंगलवार की देर शाम तक भी कार्रवाई चलने की उम्मीद है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, आगरा। देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन प्रयासरत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं
लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ धामों में उमड़ी है तो उसको लेकर अब सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने का काम किया, उसके बाद जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे उनको बंद करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। 31 मई तक सारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद होंगे, यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वही यात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है क्योंकि धामों में अभी भी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से तिगुने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, यानी विगत वर्षों की तुलना में इस बार जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। नित्य नए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर यहाँ पर बंद है और अब तक ये कह सकते हैं कि 11 दिन के भीतर उत्तराखंड में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड में आने के लिए अपना पंजीकरण यहाँ पर कराया है। ये वो आंकड़ा है जो सरकार और प्रशासन के चिंता का विषय खड़ा कर सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई संख्या, धामों में लगातार भीड़ नियंत्रण न हो पाना सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में यात्रियों की जो यात्रा वो सफल रह सके, सुगम हो सके, उसके लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और इसी दिशा में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। कैमरामैन अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। दिल्ली में आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आज भी राहुल गांधी कोर्ट में सुनवाई थी। बता दें, दिल्ली पुलिस ने आज उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट के अंदर कहा गया है कि जिस तरह से 6 आरोप लगाए थे, 6 आरोप में से 5 ही आज पेश किए गए हैं। ब्रजभूषण से पूछा गया कि आपने जो गलती की है क्या उसको कबूलते हैं। वही सरकारी वकील ने भी यही सवाल पूछा, आखिरकार जो आरोप आप पर लगाए गए हैं क्या उनको मानते हैं या कबूलते हैं। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं आखिरकार क्यों मानूं, जो गुनाह मैंने नहीं किया उसको मैं क्यों मानूं, क्योंकि लगातार ब्रजभूषण साफ कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। लगातार अब दिल्ली पुलिस से भी कहा गया है कि जिन आरोपों में ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं आईपीसी धारा 354 के तहत अब दिल्ली पुलिस को देखना है कि उन पहलवान महिलाओं से सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में पेश करना है। यानी कि ब्रजभूषण साहब कहा कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो जिन आरोपों में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो सबूत कहाँ हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस अब उन सबूतों को इकट्ठा करेगी जिन सबूतों के आधार पर ब्रजभूषण पर आरोप लगाए गए थे। वहीं ब्रजभूषण साहब कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उन पर कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ जो सबूत हैं वो कम है, लेकिन मेरे पास वो सबूत हैं जो मैं बेगुनाह हूँ। यानी मेरे पे साफ के सब सबूत हैं जिसके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आखिरकार जो गुनाह मैंने नहीं किया वो मुझ पर लगा गया, लेकिन उसके सबूत मेरे पास हैं। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में राजनीतिक कोर्ट में क्या होता है, क्या ब्रजभूषण पर सबूतों के आधार पर केस दर्ज होता है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। दिल्ली से अजय चौहान, वाइस। देहरादून में विधायकों के प्रस्ताव पर लगी मोहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। उत्तराखंड की बात की जाए तो 70 विधानसभाएं हैं और 70 विधायकों से यहां पर प्रस्ताव मांगे गए, जिसके बाद करीब 700 प्रस्तावों में से करीब 235 ये पूरे जो प्रस्ताव थे उस पर हरी झंडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखा दी है। ये पूरे विकास कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं सभी विधानसभाओं में। अगर मैं बात करूं तो इनमें से 19 विधायक कांग्रेस के हैं, जिसमें से जो कांग्रेस अगर विपक्षी दल की मैं बात करूं तो उसमें 75 प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे नाखुश है, लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से डबल इंजन की बात करती है, साथ साथ जिस तरह से विकास की धारा की बात करती है, तो साफ तौर पर उत्तराखंड में भी वो भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जो विकास कार्य है वो चौमुखी है और लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है जो जन समस्या है उससे रूबरू होकर उसका निवारण किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। में कथित शराब घोटाले के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की फिलहाल मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। साफ कहा जा सकता है कि जहां एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार अपनी जमानत याचिका दायर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ती जा रही है। लिहाजा साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल अब उनकी न्यायिक हिरासत 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है, जो साफ संकेत है कि अभी मुश्किलें फिलहाल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की थमती नजर नहीं आ रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस,
दिल्ली। दिल्ली में हेमंत सोरेन पर हुई सुनवाई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। हेमंत सोरेन पर चल रहा केस जमीन को लेकर के, जो 4 एकड़ का जमीन का मामला था, उसको लेकर आज उसको लेकर सुनवाई थी, यानी कि 1.5 घंटे लगातार सुनवाई चलती रही। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने फैसले को सूचित रखा गया। लेकिन कल फिर बुधवार को उस केस को लेकर के सुनवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन को लेकर के जो तथ्य था, जो सबूत लगे हैं, जो उन पर FIR की गई है कि 4 एकड़ की जमीन जो है सरकारी लैंड था, उस पर उन्होंने कब्जा किया था, उस पर घोटाले का मामला सामने आता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। अब देखना होगा आखिरकार क्या कल भी हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के उनका आधार किया जाएगा या फिर उन्हें जेल दी जाएगी। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।